रांची से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। चंपाई सोरेन प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मिले। मुख्यमंत्री का सरायकेला खसावा दौरा। कोल्हान प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की करेंगे शुरुआत। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिला सुरक्षा पर की वर्चुअल बैठक। अस्पतालों और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश। कार्यस्थल पर विशेष सुरक्षा प्रबंध की हिदायत। और राज्य में मानसून सक्रिय। आज दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की चेतावनी। आंधी और वज्रपात की भी आशंका। थोड़ा गिरेगा तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। रांची से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री को झारखंड से जुड़े कई सांगठनिक और राजनीतिक विषयों से अवगत कराया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। इस बीच श्री सोरेन के आज रांची पहुंचने की भी संभावना है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया कि झारखंड की महागठबंधन सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की पिछले 5 महीने से जासूसी कराई जा रही है, जो निजता का उल्लंघन है। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 2 लोगों ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें इस काम में लगाया गया था। सर्विलियंस लास्ट 5 महीना में थे, 5 महीना से है। हर बार वो दिल्ली आते हैं, 2 झारखंड पुलिस का ऑफिसर उनको फॉलो करते हैं, फोटो खींचते हैं, और ये तो हमारा नजर में जो आया। लेकिन मेरा लगता है उनका घर का टेलीफोन भी टैपिंग रहेगा। और जब 5 स्टार में वो रहता है, नजदीक का रूम एसबी का लोग लेते हैं, तो सो मच मनी दे आर इन्वेस्टिंग। सो ये बहुत बड़ा सर्विलियंस का मामला है जो हमारा देश में, मेरा नहीं लगता है कि ऐसा केस और कहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि परिवारवाद और बाहरी लोगों का पूर्णतः नियंत्रण होने के कारण झामुमो को खड़ा करने वाले आंदोलनकारी नेताओं का इससे मोहभंग हो चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं को पार्टी के अंदर उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जैसे वरिष्ठ आंदोलनकारी नेताओं का अपमान से आहत होकर एक एक कर पार्टी छोड़ा जाना ये बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारियों की पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव पर चिंता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीन पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल गुमला दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुमला में स्थापित विज्ञान केंद्र का अवलोकन किया और सावित्रीबाई फुले केंद्रीय पुस्तकालय का भी भ्रमण किया। लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं इसको लंबे समय से जानता हूँ कि लाइब्रेरी की क्या आवश्यकता है। अपने ज़िले में मैंने एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाई है, इसलिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि बच्चे यहाँ पर आएँ और अपना भविष्य बनाने का काम करें। राज्यपाल ने
इसरो विजिट में गई बालिकाओं से भी संवाद कर उन्हें प्रेरित किया। इस दौरान छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। श्री गंगवार ने मिलेट केंद्र का अवलोकन किया और वहां मिलेट से तैयार होने वाले खाद्य उत्पाद देखकर महिलाओं की तारीफ की। मोटा अनाज अपने आप में देश नहीं दुनिया में पहचान बना रहा है और मोटे अनाज की सबको आवश्यकता है, सब इसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर जिस ढंग से बहनों को रोजगार मिला है ये अपने आप में अच्छा काम है और ये रोजगार बढ़ेगा। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इनका लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से लोगों की जो सेवाएं की गई हैं वो सब यहाँ पर दी गई हैं और हमारी लक्ष्य यही एक है कि जो मदद दी जाए उसको सीधे पहुँचे, बीच में कोई बदलाव या काट छांट ना हो। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल गुमला परिसदन में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने गुमला जिला प्रशासन द्वारा मिशन सर्वोदय के तहत पीवीटीजी हेल्पलाइन का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया से कोल्हान प्रमंडल के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लाभार्थियों के खातों में वे सम्मान राशि हस्तांतरित करेंगे। गौरतलब है कि इस योजना के तहत 45 लाख लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अगस्त से पहले सभी को पहली किश्त की सम्मान राशि दे दी जाएगी। सितंबर से हर महीने की 15 तारीख को खातों में सम्मान राशि पहुंचेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन कार्य के लिए सीसीएल और बीसीसीएल को आवंटित की गई जमीन जिसमें खनन कार्य पूर्ण हो चुके हैं उस भूमि को वापस लेते हुए क्षतिपूरक वन रोपण कराए जाने संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। गौरतलब है कि पूर्व में सीसीएल और बीसीसीएल को खनन कार्य करने के लिए आवंटित की गई भूमि के बदले में क्षतिपूरक वन रोपण के वास्ते अन्य जमीन की प्रतिपूर्ति की जाती थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बारे में जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस नई सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी को सभी राजनीतिक पार्टियों को भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि वे लोग भी अपने स्तर से मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लोग अद्यतन मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य कर लें। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर राज्य भर में चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की प्रशंसा की। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने महिला सुरक्षा पर वर्चुअल बैठक की। छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्री गुप्ता ने कार्यस्थल पर विशेष सुरक्षा प्रबंध की हिदायत दी। उन्होंने सीसीटीवी के इस्तेमाल पर भी बल दिया। साथ ही महिला थानों में पर्याप्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश दिया। इधर महिला सुरक्षा के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। न्यायालय के निर्देशों के बाद गठित 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स एनटीएफ की पहली बैठक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। बैठक में गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव सहित सभी सदस्य मौजूद थे। एनटीएफ सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि विभिन्न हितधारकों ने उनसे सीधा संपर्क किया और उन्हें लगभग 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आम लोगों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है जिसका लिंक स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका शीर्षक एनटीएफ को सुझाव है। इसका लिंक serviceonline.gov.in ये आज से चालू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पोर्टल पर प्राप्त सुझावों को एनटीएफ के सामने रखा जाएगा। स्वास्थ्य सचिव एनटीएफ सदस्यों और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेंगे। वहीं राज्यों से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगी गई।
इसके लिए राज्यों के साथ एक गूगल शीट साझा की गई। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा करने के लिए 28 अगस्त को राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी सह अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आम लोगों, स्वैच्छिक संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो लोग समिति को लिखित सुझाव भेजना चाहते हैं वे उनकी 2 प्रतियां हिंदी या अंग्रेजी में भेज सकते हैं। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने आम लोगों और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। समिति को लिखित सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक लोग सुझाव की 2 प्रतियां अंग्रेजी अथवा हिंदी में संयुक्त सचिव जेएम, लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली 110001, दूरभाष 2303 4440, 2303-5284, फैक्स नंबर 23017709 को भेज सकते हैं और 15 दिनों के भीतर JPC waqf-ISS@sansad.nic.in पर मेल कर सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की प्रति लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंग्रेजी संस्करण के लिए लिंक संसद.in और हिंदी संस्करण के लिए लिंक संसद.in/IS/HI/LEG यानी कि लेजिस्लेशन/बिल्स है। समिति को भेजे गए ज्ञापन या सुझाव समिति के अभिलेखों का हिस्सा होंगे और इन्हें गोपनीय माना जाएगा। समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक लोगों से इसका उल्लेख करने को कहा गया। यद्यपि इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम हो। वित्तीय समावेशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जन धन योजना के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलक्ष्य में सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जन धन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। आइए जन धन योजना पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने, हर परिवार का बैंक खाता खोलने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई महत्वाकांक्षी जन धन योजना देश भर के करोड़ों लोगों के जीवन में कल्याणकारी साबित हुई है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की रहने वाली राजकली, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खुलने के बाद काफी बदलाव आया है। खाता खुलने के बाद उनकी जिंदगी पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। वहीं आगरा की लवली कुमारी का कहना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए खाता खुलने से अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पैसे नहीं कटते। प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं, जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। 8 साल से मैं इस खाते से लेन देन कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद। इस खाते से मुझे कई सारे लाभ मिले हैं और ये खाता बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग सब लोग खुलवा सकते हैं, तो इसमें आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। को हम 0 बैलेंस से खुलवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता कटने का। अगर हम पैसे ना भी रखें और सारे पैसे निकाल सकते हैं इसमें से। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण का कहना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलने के बाद उन्हें बैंकिंग से जुड़ी कई तरह की सुविधा मिलने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले आदेश्वर वर्मा का कहना है कि इस योजना के शुरू होने से ग्रामीण लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाना आसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण लोगों को अपने पैसे जमा करने और निकालने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वो गांव में ही ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अपने बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी,
नरेगा और इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा का फ़ायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जोड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है, इसलिए जनधन योजना जब से चालू हुई है तब से हमको इसका फ़ायदा मिला। जीरो बैलेंस में सबका खाता खुला है, साथ ही साथ उसमें जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा जो कि 436 और 20 रुपए इस सालाना जो देना पड़ता है, जिसमें 4 लाख का बीमा सभी ग्राहकों को सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली माया सरकार का कहना है कि पहले उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, लेकिन अपने एक परिचित से प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानकर खाता खुलवाया और अब 300 रुपए प्रति माह गैस सब्सिडी सीधी उनके खाते में आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा की रहने वाली बोनी कुंडू साहा का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए खाता खुलवाना काफी आसान है और इस योजना में खाता खुलवाने के बाद उन्हें काफी फायदा मिला है। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था, दोस्त से जनधन योजना के बारे में सुना और उसके बाद मैंने अकाउंट खोला। तब से काफी कुछ सुविधाएं मिली हैं। कोरोना के समय मोदी जी के जरिए मुझे 500 रुपए महीने करके 1500 रुपए मिले हैं। 1500 टाका पेয়েছি। ये अकाउंट विदाउट एनी पैसे के चल सकता है और इस अकाउंट से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि वो जो बीमा 12 ये ईयरली 12 रुपये का वो भी हम क्या है या फिर पेंशन है जो 384 रुपीज़ का है वो भी हमने लिया है। मोदी सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना को लाने का मकसद था जनता का आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी वो इसके जरिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। इन खातों से जहां देश के सामान्य जन को आर्थिक आजादी मिली है, वहीं सरकारी योजनाओं की सब्सिडी भी डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में जा रही है, यानी भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम भी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी। गिरिडीह में तंत्र की कार्यशैली से जिले का डुमरी प्रखंड शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। हालत यह है कि पिछले 21 अगस्त से अभिभावक अपने नौनिहालों की शिक्षा के लिए 3 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। गिरिडीह जिले का डुमरी प्रखंड शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। नतीजतन प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। बीते 21 अगस्त से अभिभावक अपने नौनिहालों की शिक्षा के लिए 3 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी डुमरी अनुमंडल कार्यालय प्रांगण पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने तंत्र की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई। राज्य सरकार पर शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। अभिभावक एकता मंच के द्वारा यहाँ पर लगातार 7 दिनों से धरने पर है और एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो शिक्षा का विषय है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी यहाँ से शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे अंतर जिला स्थानांतरण में यहाँ से 53 शिक्षक दूसरे ज़िले में चले गए, लेकिन और यहाँ के शिक्षक जो दूसरे ज़िले में अभी तक नहीं आ पाए। श्री चौधरी ने बताया कि जिला स्थानांतरण के तहत प्रखंड से 53 शिक्षकों का स्थानांतरण अन्य जिलों में हो गया, जबकि अन्य जिलों से मात्र 3 शिक्षक डुमरी प्रखंड स्थानांतरित होकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड का सरकारी विद्यालय वर्षों से एक शिक्षक द्वारा ही संचालित है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से फोन पर बातचीत की और स्कूलों में शिक्षक की तैनाती का निर्देश दिया। इस पर विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि जितने शिक्षक जा रहे हैं उतने शिक्षक यहाँ पर वापस आना चाहिए, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण आज अभिभावकों को, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है और पहले से भी शिक्षक की कमी तो है ही। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को पूर्ण रूप से हर विषय का शिक्षा नहीं दिया जा रहा और अंतर जिला ट्रांसफर होने के बाद और बुरी स्थिति हो गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पहल से तंत्र की चिर निद्रा टूटेगी और बच्चों को गुरुओं का सानिध्य मिलेगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव के सिलसिले में स्थानीय अलबटिका चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और लोगों से भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। करे, प्रगति करे और इस समय वर्तमान में जिस ढंग से हमारा देश एक प्रगति की रफ्तार पर सही ढंग से आगे चल रहा है, हम अच्छी दिशा में आगे। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश हुई, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज राज्य के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात और आंधी की भी आशंका है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में कुछ गिरावट की भी संभावना है। देश में इस वर्ष अब तक कुल 1065 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बुआई का क्षेत्रफल लगभग 1044 लाख हेक्टेयर था। 4 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 394.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की खेती की गई है। 115.55 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 122.16 लाख हेक्टेयर पर दलहन की खेती की गई है। इस अवधि के दौरान 177.50 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 185.51 लाख हेक्टेयर पर श्री अन्न या मोटे अनाज की खेती की गई है। 187.36 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 188.37 लाख हेक्टेयर पर तिलहन की खेती की गई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लातेहार में उपायुक्त की मौजूदगी में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान आश्रितों के कुल 11 आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई और उनमें से 10 की अनुशंसा की गई। लातेहार उपायुक्त ने सैल्यूट टू बीएलओ कार्यक्रम के तहत मनिका विधानसभा के 5 तथा लातेहार विधानसभा क्षेत्र के 5 बीएलओ को सांकेतिक रूप से पहचान पत्र प्रदान किए। चतरा उपायुक्त ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को मामलों की नियमानुसार निष्पादन का निर्देश दिया। पलामू के 6 मुहान चौक पर पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई वाहन चालकों के चालान काटे। कोडरमा में पुलिस ने सतगावा थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से रॉड और एक कुल्हाड़ी भी जब्त की गई है। साहिबगंज में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राधानगर थाना अंतर्गत बेगमगंज स्थित बेल मोड़ के पास से एक व्यक्ति को कुल 5 पीस 500 रुपए के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये शख्स 500 के जाली नोट प्रयोग कर शराब खरीद रहा था। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। रांची में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नामकुम के खरसीदा गोपी क्षेत्र से 2 पिकअप वैन को पकड़ा, जिसमें 15 पशुओं को मुक्त कराया गया। इस मामले में 2 पशु तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पशुओं को बिहार के भोजपुर से सरायकेला के आदित्यपुर इलाके में ले जाया जा रहा था। रांची में पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने चान्हो थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 75 में पाटुक पुल के समीप एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से कुल 2460 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वे 1 दिसंबर से ये पद संभालेंगे। इसके साथ ही 35 वर्षीय श्री शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष बन जाएंगे। श्री जय शाह अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई के सचिव और जनवरी 2021 से एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईसीसी ने बताया कि शाह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। वो 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। जय शाह फिलहाल बीसीसीआई के सचिव हैं। अब बीसीसीआई को सचिव पद के लिए नए पदाधिकारी की तलाश करनी होगी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। ओलंपिक खेलों की आज से शुरुआत होने जा रही है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों में दुनिया भर के 4000 से ज्यादा एथलीट पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। भारत ने इस बार के पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक खिलाड़ी सुमित कांतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव भारत के संयुक्त ध्वजावाहक। और अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। साल 1963 को लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने समानता और स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए एक मार्च निकाला। सभी लोग वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल पर एकत्र हुए थे। एक दिवसीय इस मार्च में भेदभाव का विरोध किया गया और नागरिक अधिकार कानून को पारित करने की मांग की गई। इस दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आई हैव ए ड्रीम यानी मेरे पास एक सपना है के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्टिन लूथर के इस ऐतिहासिक भाषण को अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक माना जाता है। इस मार्च के कुछ समय बाद नागरिक अधिकारों का कानून बना। इस कानून के तहत रंग, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया गया। मार्टिन लूथर को अमेरिकी समाज में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। चंपाई सोरेन प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से मिले। मुख्यमंत्री का सरायकेला खसावा दौरा। कोल्हान प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की करेंगे शुरुआत। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिला सुरक्षा पर की वर्चुअल बैठक। अस्पतालों और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश। कार्यस्थल पर विशेष सुरक्षा प्रबंध की हिदायत। और राज्य में मानसून सक्रिय। आज दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की चेतावनी। आंधी और वज्रपात की भी आशंका। थोड़ा गिरेगा तापमान।